फ़ोन करने वाले का कहना था कि 1 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए, क्योंकि 1 घंटे के बाद इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। वो फ़ोन करने वाला एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था और ये मैं बात कर रही हूँ पैलेस्टीन की, जहाँ पर एक टावर जिसमें मीडिया ऑफिसर्स मौजूद थे उसको गिरा दिया गया। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज हम बात करेंगे कि इज़राइल टनल्स को निशाना क्यों बना रहा है, वो कौन सी टनल्स हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वेस्ट बैंक पर इज़राइल ने क्या कहा था और MBS ने 2020 में क्या कहा था। थर्ड टेम्पल क्या बनने जा रहा है, इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करना चाहती हूँ वो बात जिसके मुतालिक लोगों को हैरानी इसलिए है कि अभी तक एक ऐसी ही प्रैक्टिस हुआ करती थी कि दुनिया में जहाँ भी वॉर जोन होता है वहाँ पर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट सहाफ़ी कवरेज के लिए जाते हैं और उनको दोनों तरफ से मना नहीं किया जाता है। जाहिर है कि दो फरीक होते हैं, दो कंट्रीज़ होते हैं जिनके दरमियान जंग हो रही होती है, दोनों तरफ से ये मना नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमेशा का एक उसूल है कि जो जर्नलिस्ट है उसको कवरेज करने दी जाएगी। लेकिन ये पहली मरतबा हो सकता है पहले हुआ हो, लेकिन ये एक बड़ा वाक़या इसलिए है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो कि 11 मंजिला थी, 11 स्टोरीज थी उस बिल्डिंग की, और उनका जो मालिक है उसने ये कहा है, बताया है कि उनको फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर दूसरी जानिब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो इंटेलिजेंस ऑफिसर उनको ये कहता है कि इस बिल्डिंग को हम ये गिराने लगे हैं, तो 1 घंटा आपके पास है और आप इस बिल्डिंग को, इस इमारत को खाली कर दीजिए। इसके बाद जो उस बिल्डिंग का ओनर है उनका ये कहना है कि उन्होंने उसके रो कर उससे रिक्वेस्ट की और उसको बताया कि इस तरह ना करें, इसमें बहुत से घर भी हैं, बहुत लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानों को ख़तरा है। और जब वो दूसरी तरफ से बात नहीं मानी गई तो यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये कर दीजिए कि इनको अपना इक्विपमेंट निकालने दीजिए, इक्विपमेंट निकालने का जो है टाइम दे दीजिए। लेकिन ये बात भी दूसरी तरफ से नहीं मानी गई। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर, जाहिर है कि कोई इसराइल से बात हो रही थी, ये बात जब नहीं मानी गई तो लोगों को उसी वक्त बताया गया और 11वीं मंजिल से लेकर नीचे तक जहाँ पर जो था वो भागता हुआ बाहर निकला अपनी जान बचाने के लिए और वो बिल्डिंग खाली की गई। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर पूरी दुनिया के मीडिया ऑफिसर्स जब मौजूद थे तो वहाँ पर कितना बड़ा उनका इक्विपमेंट जो है वो उसी में जो है वो तबाह हो गया और जलकर ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। ये एक काम हुआ। इसके मुतालिक ये कि ऐसा क्यों किया गया, इसकी 2-3 वजूहात सामने आ सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि इसलिए किया गया। पहली बात तो ये कि जाहिर है कि इज़राइल को ये शिकायत है कि जो मीडिया है वो इसकी कवरेज कर रहा है। हालांकि ये हर ऐसा मुल्क जो जंग में होता है उसको ये शिकायत होती है और इसी तरीके से जो दूसरा फरीक होता है उसको भी ये शिकायत होती है। कुछ मीडिया ऐसा होता है जो एक को ऐसा दिखा रहा होता है, कुछ मीडिया दूसरे को, दोनों को शिकायतें होती हैं कि हमें इस तरह दिखाया जा रहा है। हालांकि दोनों तरफ की तमाम कवरेज जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच रही होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, इज़राइल में अगर बच्चे मरेंगे तो वो रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इज़राइल में जो 6 से 10 के बीच लोग मरे हैं उनमें बच्चे नहीं हैं। जो तकरीबन 40 बच्चे मौत की नज़र हो गए, मर गए, वो पैलेस्टीन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर है कि रिपोर्ट्स पैलेस्टीन से ही जाएंगी, जहाँ पे लोग मरेंगे, जहाँ पे इस बात से कता नज़र कि कौन सही है और कौन गलत। हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें ये इज़राइल गलत है और पैलेस्टीन सही है या पैलेस्टीन गलत है और इज़राइल सही है, इस पे हम नहीं आ रहे। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स हमेशा जर्नलिस्ट वही दिखाते हैं, वही भेजते हैं जो कि कवर होती हैं, जो कैमरे में आती हैं। कैमरे जब आप कोई तस्वीर उतारते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो आपके कैमरे में जो फुटेज आएगी आप उसी को आगे भेजेंगे। अगर वो उस फुटेज में पैलेस्टीन के बच्चे मर रहे होंगे तो वही फुटेज आगे जाएगी। अगर उस फुटेज में इज़राइल में लोग मरे होंगे तो वही फुटेज आगे जाएगी। ये बात तो हमने यहाँ तक कर दी। दूसरी बात ये कि जो मैंने टनल की बात की थी, इज़राइल जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो निशाना बना रहा है वो टनल्स हैं, और वो टनल्स वो वाली हैं कि जिनसे आप कह लीजिए कि फ्रीडम फाइटर्स, आप उनको कहिए, आप उनको जंगजू कह लें, आप उनको जाहिर है कि पैलेस्टीन की फ़ोर्स का हिस्सा कह लें या कुछ भी कह लीजिए, वहाँ से वो लोग उन टनल्स के थ्रू इज़राइल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एंटर होने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से जो इज़राइल है उसकी एक रिपोर्ट ये भी है कि एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर उनकी एक रेजिमेंट कह लें या उसको कह लें कि एक बड़ी तादाद एक यूनिट के लोगों ने उस टनल के ज़रिए इज़राइल में दाखिल होने की कोशिश की।
एक तरफ का मीडिया ये कह रहा है कि वो यूनिट इज़राइल में दाखिल हो गया टनल्स के थ्रू और उसने वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई, जबकि इज़राइल का ये कहना है कि वो यूनिट ज़रूर उस टनल के थ्रू वहाँ पे दाखिल हुआ लेकिन उसको मार दिया गया और उसने ज़्यादा तबाही नहीं मचाई। तो ये जो टनल्स का किस्सा है ये एक बहुत अहम है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि किसी भी जंग में ये स्ट्रेटजी होती है कि अपने दुश्मन पर किस तरीके से काबू पाया जा सके, तो इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जिस तरह इस वक्त इज़राइल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहा है, गो के हमास के पास इतने एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं हैं। इज़राइल के पास जो असलहा बताया जा रहा है उसमें कैनन्स भी हैं, उसमें टैंक्स भी हैं, उसमें 160 के करीब जो इस वक्त गज़ा की स्ट्रिप पर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं वो शायद 160 बताए जा। हमास के पास जो असलहा है वो इतनी जदीद तर्ज का नहीं है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। इज़राइल के पास जदीद तर्ज का असलहा है। हमास ने कुछ रॉकेट्स जो कि इसराइल की जानिब चलाए थे उनमें से बड़ी तादाद रॉकेट्स की ऐसी थी जो कि गज़ा स्ट्रिप के अंदर ही गिर गई थी। इसकी वजह यह है कि कहा जा रहा है कि वो देसी साख्त के बने हुए थे, यानी ये कि जिस तरीके से आप जोड़ जाड़ कर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं उस तरह असलहा बन जाता है, वो वाला वो था जिसमें से बहुत से ऐसे जो नाकारा थे, लिहाजा वो वहीं पर आ गए। लेकिन ये नहीं है कि हमास के पास कोई बड़ी तादाद में जो है वो असलहा है ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं। हमास के पास अगर हम असलहे की बात करते हैं तो बड़ी रेंज में जो है वो तकरीबन 75 किलोमीटर तक मार करने वाले जो हैं 75M रेंज के जो रॉकेट्स और मिसाइल मौजूद हैं। अल-फज्र 100 किलोमीटर रेंज और R-160 कहा जाता है कि 120 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। कसाम की अगर बात करें तो 6 से 10 किलोमीटर उसकी रेंज है। इसके अलावा अल-कुद्स की 160 किलोमीटर रेंज है। ग्रेट सिस्टम की 55 किलोमीटर रेंज है। सजल की 55 किलोमीटर रेंज है। मार्टर गोले इसके अलावा, लेकिन इज़राइल की जो असलहे की खेप है वो इससे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है कि अगर हम इज़राइल की सिर्फ मिलिट्री की तादाद मालूम कर लें तो वो कहा जाता है कि तकरीबन 1,70,000 इज़राइल के पास मिलिट्री मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ वो है जो कि कही जाती है इस वक्त एक्टिव। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 लाख फोर्स मौजूद है इज़राइल के पास, जो उसने एक ऐसे वक्त के लिए रखी है जो कि कभी अगर मुश्किल वक्त पड़ता है तो वो 3 लाख फोर्स भी इसमें इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन एक्टिव 1,70,000 ही कही जाती है। ये भी याद रखिएगा कि इसके साथ साथ जो इज़राइल है वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है अपने स्कूल लेवल से, फौजी ट्रेनिंग वो बहुत ज़रूरी है और उसको हासिल करना हर एक पर उसकी ड्यूटी है, हर एक पर फ़र्ज़ है। और इसी तरीके से ईरान में भी ऐसा ही है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसी वक्त वहाँ पर जो है वो उसको फ़ौजी ट्रेनिंग दे दी जाती है और देनी शुरू कर दी जाती है। उसके ऊपर लाजिम होता है, ये कंपल्शन है ईरान में भी कि वो स्कूल और कॉलेज लेवल पर ये ट्रेनिंग हासिल करता है। इसकी वजह यह है कि दोनों कंट्रीज़ एक ऐसा नज़रिया रखते हैं, कि ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि वो ये समझते हैं कि कभी ना कभी उनको कोई एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी जो शायद आलमी जंग या वर्ल्ड वॉर तक पहुँच जाए। और इस सिलसिले में अगर हम इज़राइल की बात करें तो थर्ड टेंपल की जो मैंने बात की थी, कहा जा रहा है कि यही वक्त है इस वक्त थर्ड टेंपल की तरफ जाने का। इज़राइल ऐसा सोच रहा है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि जो इस वक्त इज़राइल के लीडर हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगी कि उनकी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर, लेकिन इसके अलावा कुछ वजूहात ये भी हैं कि जो आप कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आमतौर पर लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे कल्ट होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कुछ नेशंस बहुत बिलीव करती हैं। उनका ख्याल ये होता है कि ये जो चीज़ें बिल्कुल ठीक होगी। जिस तरह के इज़राइल, आप जानते हैं कि जो मज़हब है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसको अहमियत दी जाती है। गो के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा है। पाकिस्तान में भी मज़हब को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन इज़राइल में भी इसी तरीके से। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान और इज़राइल में दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरह पाकिस्तान एक 2 नेशन थ्योरी के उस पर बना है, इसी तरीके से इज़राइल भी 2 नेशन थ्योरी पे बना है, जिसमें कहा जाता है कि 2 कौमियतें हैं। और इसके अलावा जो इज़राइल है वहाँ पर उसने भी माइग्रेशन की, पाकिस्तान ने भी माइग्रेशन की अपना मुल्क बसाने के लिए। इसके अलावा इज़राइल और पाकिस्तान 2 ऐसी स्टेट दुनिया में जो कि मज़हब के नाम पर बनी है, इसके अलावा कोई कंट्री ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि मजहबी जुनूनी उस तरफ भी हैं और मजहबी जुनूनी इस तरफ भी मौजूद हैं। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ मौजूद है जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर लोगों को किसी को इसके मुतालिक बुरा लगता है, कोई पाकिस्तानी ये सोचे कि देखिए ये क्या कहा जा रहा है, इसराइल से हमें मिला दिया, तो आपको ये मैं बता दी चलूँ कि इसराइल तालीम में, एजुकेशन में और बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान से बहुत बेहतर और बहुत आगे है। तो आप उससे अपने आप को ना ही मिलाइए तो अच्छा है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हकीकत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इज़राइल की अगर हम फ़ौज की कैपेसिटी की बात करें तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि 1,70,000, लेकिन 3 लाख अलग से रिज़र्व फ़ौज है जो कि किसी भी वक्त उन जवानों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इज़राइल के पास जो आप कह लीजिए टैंक्स हैं वो तकरीबन 2,500 से ज़्यादा हैं।
और 2500 से ज़्यादा टैंक्स हैं उसके पास। F-15 भी हैं, F-16 भी हैं, F-35 जो बिल्कुल जदीद तर्ज का है वो भी मौजूद है उसके पास। तकरीबन कहा जाता है कि जो उसका अगर आप बजट कह लें, दिफाई बजट जो है वो तकरीबन 15 अरब डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो है वो शायद बजट इससे ज़्यादा हो। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उससे बड़ा है काफ़ी मुल्क, इज़राइल एक छोटा कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अहमियत बहुत है। उसकी अहमियत पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं अभी बात करी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कुछ कंट्रीज़ बिलीव करते हैं। इसी तरह के कुछ कल्ट, कुछ आप कह लीजिए कि वहम ऐसे हैं जिसके ऊपर इज़राइल भी बिलीव करता है, या उनके नज़दीक वो हकीकत है, और हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते वो हकीकत है या नहीं है, लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि उनके जो थर्ड टेंपल है वो उनको बनाना ही बनाना है। एक बात याद रखिएगा कि इज़राइल का ये नज़रिया कि उस पैलेस्टीन जो है वो उसका है और वहाँ पर उसने रहना है, इसकी बहुत सी वजूहात आपको मालूम होंगी, और आप ये भी जानते होंगे कि उनकी मजहबी वजूहात भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसको बाइबल से जोड़ते हैं। उनके नज़दीक बाइबल ये कहती है कि खुदा के मुताबिक जो है वो जूस को इस सरज़मीन पर रहने का हक़ है। उनके नज़दीक बाइबल ये कहती है कि खुदा के मुताबिक, यानी अल्लाह ये चाहता है, खुदा गॉड ये चाहता है कि जूस को उस सरज़मीन पर रहने का हक़ है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि दरअसल वो पैदा ही वहाँ के लिए हुए हैं और ये ज़मीन उन्हीं के लिए है। यही वजह है कि दोनों कंट्रीज़, पैलेस्टीन और इज़राइल, दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए बहुत इमोशनल और टची टॉपिक है। एक ऐसी इमोशनल चीज़ है कि जिसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि उनका मज़हब ये कहता है, उनकी जो होली बुक है वो ये कहती है, उनका गॉड ये कहता है कि वो बने ही इसलिए हैं कि उन्होंने वहाँ पर रहना है। और जब आपके अंदर ये जज्बा आ जाए तो फिर वो लड़ाई सरधड़ की लड़ाई होती है, यानी ये कि आप उसके लिए मरने मारने पर तुल जाते हैं। यही वजह है कि ये डेकेड्स से ये फ़ाइट चलती चली आ रही है और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो तैयार नहीं हो रहे। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये मामला हल हो जाएगा तो ऐसा नज़र नहीं आता। जब आपकी ये लड़ाई इस बुनियाद पर हो कि आपका ये बिलीफ हो, आपका ये नज़रिया हो, तो फिर आप उसको अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं और वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। इज़राइल के हवाले से जो मैं बातें बता रही थी, उनका ये भी मानना है कि लंदन में जो एक तख्त मौजूद है वो तख्त जो है वो उन्होंने वापस लाना है इज़राइल के अंदर। इसके अलावा ताबूत सकीना भी एक है जो उन्होंने इज़राइल में लाकर उस जगह पर मस्जिद अक्सा में रखना है। ये भी जान लीजिए कि इस वक्त मस्जिद अक्सा में पैलेस्टीनियंस की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद अक्सा की जो हिफाजत है वो हम अपनी जान पर खेल कर करेंगे। लबनान से बहुत बड़ी तो नहीं, लबनान से मुसलमानों की कुछ तादाद वहाँ से चल पड़े, मुसलमान चल पड़े हैं वहाँ से लड़ने के लिए। इज़राइल पहुँच रहे हैं कि हम इज़राइल जाकर लड़ेंगे, ये जंग लड़ेंगे। उनके नज़दीक ये जिहाद है। आपको याद होगा, ये बिल्कुल एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि आपको याद होगा कि एक खिलाफत मूवमेंट थी और वो खिलाफत मूवमेंट तुर्की में थी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट से मुसलमान जो थे वो उसमें हिस्सा लेने के लिए अपने चले गए थे, अपने जज्बात की बिना पर, अपने फ़ेथ की बिना पर। अब भी वैसा ही हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हम लोगों को ऐसा ही बनाते हैं, हम लोगों को यही सिखाते हैं कि चाहे किसी भी तरफ हो, दुनिया के इस तरफ हो या दुनिया के उस तरफ हो, हम अपने लोगों को यही सिखाते हैं कि मज़हब उनके अंदर कूट कूट के भरते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपका दीन, ईमान, आपका फ़ेथ है, आपने इसके लिए लड़ कट मर जाना है। और यही वजह है कि अब लबनान से लोग जो हैं वो पैलेस्टीन की तरफ जा रहे हैं। गो के एक मेंटालिटी और माइंडसेट पाकिस्तान का भी यही है कि यहाँ से भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, गो कि कोई जाएगा नहीं। ये बातें, ये बड़ी बड़ी बातें, इस पर किसी और दिन हम बात करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात होती है। अरब कंट्रीज़ इस वक्त एक ऐसी लिबरल सोच के मालिक बन रहे हैं जिन्होंने तरक्की करने का सोचा है। उनके लिए इस वक्त ये एक बहुत बड़ा झंझट है, बहुत बड़ा मसला है कि वो फ़लस्तीन के इस मसले को हल करें। MBS ने 2020 में कहा था, जो मैंने आपसे बात की थी, MBS के 2020 का ये स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन को चाहिए कि उसको इज़राइल जो सजेशंस दे रहा है, जो कह रहा है वो मान ले, वरना खामोश रहे। तो अगर आपके मुस्लिम उम्मा का सिंबल ही ये चाहता है, इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि अब उन्होंने तरक्की करनी है और वो इस किस्म किसी जंग में नहीं पड़ सकते, तो क्या आप समझते हैं कि मामला हल होगा? चलिए, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। अभी कुछ और बातें भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि वेस्ट बैंक की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जहाँ गज़ा में 20 लाख 20 लाख पैलेस्टीनियंस हैं, वहीं पर वेस्ट बैंक में भी 20 लाख पैलेस्टीनियंस हैं।
ये इस तरह का मामला है कि जब आप पैलेस्टीन जो है एक ऐसा है कि कहीं पर यहूदी आबाद हैं एक ही मुल्क में और कहीं पर पैलेस्टीनियंस हैं, फिर कहीं पर पैलेस्टीनियंस हैं और फिर कहीं पर यहूदी हैं, यानी कोई एक ऐसा कोई टेरिटरी नहीं है कि ये हिस्सा उनका है और ये हिस्सा उनका है। गज़ा जो वेस्ट बैंक है उसके मुतालिक इज़राइल ने ये कहा था कि वो उसको अपने अंदर जम कर लेगा, अपने साथ मिला लेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो जो पैलेस्टीनियंस की बड़ी तादाद है वो भी फिर साथ मिलती है, और इस तरह करने पर फिर इज़राइल को ये करना पड़ेगा कि उनको सिटीज़नशिप देनी पड़ेगी, और अगर पैलेस्टीनियंस को सिटीज़नशिप मिल जाती है तो फिर उनको राइट फॉर वोट भी मिल जाएगा, और जब उनको राइट ऑफ वोट मिलता है तो वो वोट कास्ट करेंगे और उनको बहुत से इख्तियारात मिलेंगे। उनके पास फिर ये इख्तियार होगा कि वो किसको अपना रूलर बनाते हैं। ये एक इतनी अहम बात है जिसकी वजह से इज़राइल को समझ में नहीं आ रही कि क्या करे। एक तरफ इज़राइल ये कहता है कि उसने वेस्ट बैंक को जो है अपने अंदर जम करना है, दूसरी तरफ ये कि अगर वो ऐसा करता है तो पैलेस्टीनियंस की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और फिर उनको सिटीज़नशिप देने का मामला जो मैंने सारा बताया है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा, वो एक रेसिस्ट कंट्री कहलाएगा, जिसके ऊपर बहुत से ऐसे इज़राइलियंस हैं, बहुत से इज़राइली लोग वहाँ पर रहने वाले जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ख़्याल में ये मामला एक बहुत खुश उसलूबी से हल होना चाहिए जिसमें उनके मुल्क पर कोई आँच ना है, उनके मुल्क को जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर सामने आए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है। 1967 में इज़राइल ने वेस्ट बैंक और इसके अलावा गोलान की कुछ पहाड़ियाँ उन पर कब्ज़ा कर लिया था, और जहाँ उन्होंने 4.5 लाख इज़राइलियों को बसाया था। 4.5 लाख इज़राइली जो हैं वो वेस्ट बैंक और गोलान में मौजूद हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। 1993 में जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसमें ये साइन किया गया था कि वेस्ट बैंक और गज़ा के कुछ इलाकों में पैलेस्टीन की हुकूमत होगी, कि वेस्ट बैंक और गज़ा के कुछ इलाकों में पैलेस्टीनियंस की हुकूमत होगी। ये 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट में लिखा गया था। आज इस्लामिक कौंसिल का इजलास है। इस्लामिक कौंसिल के इजलास में सऊदी अरेबिया इसको लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ तुर्की जो है वो भी इस बात पर तुला हुआ है कि किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि तुर्की में तैयब एर्दोगान जो है वो इसके लीडर बनना चाहते हैं इस वक्त। क्या तैयब एर्दोगान और क्या तुर्की भूल गया कि एक वक्त ऐसा था कि जब लाखों आर्मीनियंस को कत्ल किया था खिलाफत उस्मानिया में? ये जान लीजिए कि ताकत जब भी आपके पास आएगी तो आप अपने से अलग दूसरी कौमों को कत्ल करेंगे, उनको मारेंगे, उनको आप बहुत तकलीफ़ में रखेंगे। ताकत नाम ही इसका है, ताकत एक नशा है, और ताकत आने के बाद किसी के पास, जब किसी कौम के पास ताकत आती है तो फिर ऐसा ही होता है। तैयब एर्दोगान जो इस वक्त बहुत आगे आगे हमें नज़र आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसको लीड करें, और उनका ये इरादा है कि इस मसले को हल किया जाए। शायद वो ये भूल गए हैं कि तुर्की और खिलाफत उस्मानिया का भी एक माजी है, और वो पास्ट ये है कि जिसमें लाखों आर्मेनियंस का कत्ल किया गया था। और सिर्फ तुर्की और खिलाफत उस्मानिया ही क्यों, ऑटोमन एम्पायर से लेकर आप जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी उसमें चले जाइए एरा में, वहाँ पर जो ताकत में होता है, जो नेशन जो कौम ताकत में होती है वो दूसरों का कत्लेआम करती है। जहाँ एक तरफ 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, वहीं पर बहुत से ऐसी दूसरी अक़वाम है कि जिनके साथ बुरा सलूक किया गया। मसला ये है कि हम ये बात करते हैं कि इस वक्त पैलेस्टीनियंस के साथ ये सलूक किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये बात करनी चाहिए, ये बात ज़रूर उठाइए। इस बात के बगैर तो चारा नहीं। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन क्या हमने कभी चाइना में बसने वाले उन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई जो हमें मरते हुए तो नज़र नहीं आ रहे? पैलेस्टीन तो एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पर जब आकर बमबारी हो रही है तो वो आपको नज़र आ रहे हैं लोग मरते हुए, इसलिए हमें पता चल रहा है। लेकिन चाइना जहाँ पर लाखों मुसलमान जिनको बंद करके रखा हुआ है उनके साथ इंसानियत सोच जुल्म किया जा रहा है, उनके मुतालिक क्या ख्याल है? उनके मुतालिक क्यों नहीं आप बात करते?